हेलो एवरीवन, आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पवन पारिक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी किताब यानी गणित विषय के सभी फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे। पूरे 15 चैप्टर का जो है नॉलेज हम जो है इस वीडियो में अचीव करेंगे, जहां हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शब्दावली और सारे जो फॉर्मूलेस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए उन्हें जानेंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरे 15 चैप्टर्स का नॉलेज एक साथ आपको मिल जाएगा। तो इंतजार नहीं करना है, चालू कर देते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपको जानना है। पहला चैप्टर नहीं, वास्तविक संख्याएं। तो यहां पहले आपको अलग अलग जो संख्याएं हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यहां उसके अलावा भी 2-3 चैप्टर जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता में कोई प्रश्न बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी, पूर्ण कौन सी, बाज्य, अबाज्य, सम, विषम, सबका नॉलेज होना थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं और हमेशा आपको मालूम होगा 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस तरह तक अनंत तक होती। प्राकृत संख्याएं कभी 0 से प्रारंभ नहीं होती है, ना ऋणात्मक होती है, ना दशमलव में होती है। पूर्ण संख्या जिन्हें हम W से लिखते हैं 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक होती है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो माइनस अनंत से ऐसे कर लेते हैं -3, -2, -1 इस तरह से 0, 1, 2, 3 ऐसे करके धनात्मक अनंत तक ये होती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। बात करें परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q में रूप में लिखते हैं, जहां P व Q दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और Q का मान यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होता है तो ऐसी परिमेय संख्या अपरिभाषित है। ठीक है। तो परिमेय संख्या का अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना। कुछ उदाहरण भी दे देता हूं, जैसे 5/7 हो गया या -2/7 हो गया। 0 जो है वो भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 0 भी जो है हमारी परिमेय संख्या है। उसके अलावा 5 हो गया, 7 हो गया। और पूर्ण वर्ग संख्या जैसे रूट के अंदर 25 लिखा है और 25 आप जानते हो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जैसे वर्गमूल में जो ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, जैसे हम बात करें √3, √2 है ना, √26, ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ये अपरिमेय, क्योंकि ये जो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके अलावा बात करें पाई, तो पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान 22/7 हम लेते हैं वो हमेशा याद रखना परिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आप हमेशा ध्यान रखिए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती नहीं। जो भी परिमेय और अपरिमेय, उदाहरण के लिए अपन यहां पर लिख भी देते हैं, जैसे 2/7 परिमेय है, -5/3 हो गया, 0 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, 22/7 सारी परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बात करते हैं सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, या दूसरे शब्दों में के ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। उदाहरण के लिए लिख देते हैं, जैसे 22 हो गई, 24 हो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 0 हो गया, 2, 4, 6, 8 इस तरह की 10 आगे चलती जा रही है ना। तो ये 2 से विभाजित संख्याएं सारी सम संख्याएं। विषम संख्याओं की बात करें जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिनका इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7 या 9 हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की ये जो संख्याएं हैं ये सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। बात करें भाज्य संख्याओं की, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे बात करें 4, तो 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, यानी 4 के, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 के कितने गुणनखंड है, 3, 1, 4 और 2। ठीक है। इसी तरह जैसे 6 हो गया, आपके 8 हो गया, ये 9 हो गया, आपके 10 हो गया, ये इस तरह की सारी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की बात करें, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हो, अन्य संख्याओं से नहीं होती है। दूसरे शब्दों में बोले, इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, 2, 3,
5, 7, 11, 13 इस तरह से आ रही बात समझ में। और भी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें 4 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक की बात करें, एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक न तो भाज्य और न अभाज्य, ये विशेष ध्यान देना है, प्रायिकता के अंदर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। आगे बढ़ते हैं पहले पार्ट में। और क्या ध्यान रखना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आप जानते हो शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहां पर आप विशेष ध्यान देना है हर का, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड जो है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के गुणनखंड हो, यानी 2 की घात m इंटू, ये रूप समझ लो, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का यदि हर है, रूप का हर हो, तो हमेशा याद रखना शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होगी। क्लियर है, ये विशेष ध्यान देना। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, मान लीजिए आपके पास से 7/8 हो गया या 16/50 हो गया, ऐसी संख्याएं, तो इसके हर में आप 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे या 50 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, केवल 2 और 5 ही नजर आएगा। 2 अकेला भी हो सकता है अभाज्य गुणनखंड में, 5 अकेला भी हो सकता है, और 2 एवं 5 दोनों के गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, और अशांत आवर्ती की बात करें तो इनका जो 2 की घात m इंटू 5 के घात n के रूप का हर नहीं होता है। ठीक है, रूप का हर नहीं होता है, हर जो है अलग रूप का होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके हर में 2 एवं 5 के अतिरिक्त भी संख्याएं आती, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम जो है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती जो है परिमेय संख्या के अंदर लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो 6/15 हो गया, या 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5, है ना। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में देखो 3 और 5 दोनों आ रहे हैं। इसी तरह यहां भी आप देखो हर के अंदर 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या 7 भी आ रही है ना। तो 2 अकेला आ जाए, 5 अकेला आ जाए, या 2 एवं 5 दोनों आए तो शांत दशमलव प्रसार, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, और यहां अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 0.12 12 12 अनंत तक चल रहा है, इस तरह के जो उदाहरण है वो अशांत परिमेय संख्याओं के अंतर्गत है। अगला इसमें आपको ध्यान रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R। इसे याद रखने की ट्रिक भी है, ए बालक क्यों रोवे, ए बालक क्यों रोवे, तो इससे आप याद रख सकते हो a बराबर BQ प्लस R। और ये कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला कॉन्सेप्ट है ना। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, बस यहां ये याद रखना है कि शेषफल का मान सदैव भाजक से कम होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन भाजक जिसका हम भाग देते हैं उससे सदैव शेषफल का मान कम होता है। ठीक है, और a और b हमारे क्या होते हैं, यहां धनात्मक पूर्णांक होते हैं। मसब और लसब का आपको विशेष ध्यान देना है। मसब क्या होता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो सर्वनिष्ठ अर्थात सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो और न्यूनतम घात लेने। आपने जो भी संख्याएं दी है उनके आप अभाज्य गुणनखंड कर दो और देखो जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आए उन्हें हमें मसब में चुनना है, और उनकी भी न्यूनतम घात यानी छोटी घात लेनी है, वो होता है मसब। लसब की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी संख्याएं आपको दी है उनके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या है, चाहे सब में आए नहीं आए, आप सभी संख्याओं को ले लो और उनकी अधिकतम घातें लो और उनका गुणा कर लो, वो लसब होगा। और यह सूत्र विशेष ध्यान रखना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं a और b, इनका गुणा जो है मसब इंटू लसब के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ये छोटी सी प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये कुछ नहीं है कि कोई भी संख्या है उसको आप अभाज्य गुणनखंड कर दो और अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में उस संख्या को लिख सकते हो। यह होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 2 द्विघात बहुपद के बाद में। ठीक है, तो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके अंदर द्विघात बहुपद का विशेष रोल है, जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर आपको विशेष ध्यान देना है, जहां
a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, उसका मान 0 नहीं हो सकता है। और a b व c तीनों, a b व c तीनों ही क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तीनों ही वास्तविक संख्याएं होती है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b, और c को हम अचर पद भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, कोई चर विद्यमान नहीं है। हमेशा याद रखना, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कितने होते हैं? दो शून्यक होते हैं। ठीक है, इनमें भी तीन केस होते हैं, काल्पनिक शून्यक भी हो सकते हैं, दोनों शून्यक समान भी हो सकते हैं, और दो अलग अलग शून्यक भी होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जो है शून्यकों को अल्फा व बीटा मान लेते हैं। जो शून्यक होते हैं ना, अल्फा और बीटा, ग्रीक अक्षर से उन्हें निरूपित कर देते हैं। ठीक है, अब शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, गुणांक कौन से होते हैं? ए, बी और सी गुणांक है, और शून्यक जिन्हें हमने अल्फा और बीटा माना है। तो शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणा, जिन्हें हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यह है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए तो बहुपद क्या होगा? यानी आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो आप बहुपद कैसे ज्ञात करोगे? तो सीधा फॉर्मूला एक आपको बता रहा हूं, के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूले से आप सीधे ज्ञात कर सकते हो। एक तो तरीका होता है, आप जो है ABC तुलना करके निकालते हो, वो तो है ही है, और उसके अलावा ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यहां उपयोग कर सकते हैं, जहां k क्या होता है? k कोई अचर पद या वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या, या हम इसे अचर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको शून्यकों का योग और गुणा सवाल के अंदर दे दे और आपको द्विघात बहुपद पूछे, तो ये फॉर्मूला उपयोग करना। ठीक है, बहुपद की बजाय द्विघात बहुपद बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको देखा होगा आपके सेकंड चैप्टर में आलेख भी है, तो आलेखों को समझना है, और ये आलेख जो है विशेषतया फोकस कर रहे हैं द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग कैटेगरी द्विघात बहुपद में इस तरह के ग्राफ बनते हैं, दो तरह के। तो यहां आप देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, ये आलेख आप देख रहे होंगे, आलेख जो है हमारे एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, यहां पर भी ये आलेख देखो, आपके एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर, यहां और यहां ए और ए डैश पे, यहां भी ए और ए डैश पे काट रहा है। ठीक है, तो जब ग्राफ, ये देखो ग्राफ जो है ना परवलय के आकार का, ये जो यू आकार, जिसे हम यू आकार भी कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का जो यू होता है यू आकार, या इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार ग्राफ भी कहते हैं, परवलयाकार। ठीक है, तो ये परवलयाकार ग्राफ है। इसमें देखो यू ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसमें नीचे की तरफ। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान पूर्वक सुनना, जब हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है ना, a का मान यदि ग्रेटर देन 0 है, यहां लिख देता हूं, a का मान जब ग्रेटर देन 0 होता है तो u ऊपर की तरफ, और जब a का मान लेस देन 0 यानी a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो, तो u का आकार नीचे की ओर खुला मुंह होता है। ठीक है, तो खुला मुंह यहां ऊपर है, यहां नीचे है। और इस केस में जब हमारा ये यू परवलयाकार आलेख जो है एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग शून्य होंगे, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग होगा। यहां देखिए दूसरे कंडीशन की बात करें तो आपका ये जो आकार यू शेप यानी परवलयाकार आलेख एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहां भी देख ली, बस अंतर क्या है, यहां पर खुला मुंह ऊपर की तरफ है, यहां खुला मुंह नीचे की तरफ है। तो खुला मुंह ऊपर की तरफ होता है तो a का मान ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ होता है तो a का मान होता है लेस देन 0 यानी 0 से छोटा। अब यहां एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का मान समान होगा, समान शून्यक होंगे। यहां पर क्या होगा, समान शून्यक होंगे। जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके दो शून्यक होते हैं, यहां अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर क्या होगा, अल्फा और बीटा मान अलग अलग नहीं होंगे, यानी असमान दो शून्यक होंगे, असमान
दो शून्यक यहां पर होंगे, है ना, दो वास्तविक शून्यक होंगे और अलग अलग होंगे, यहां शून्यक क्या होंगे, सेम होंगे। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन। यहां देखिए आपका आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, पूरी तरह से एक्स अक्ष से ऊपर है। यहां पर भी देखिए एक्स अक्ष से पूरी तरह नीचे है ना, बस यहां खुला मुंह ऊपर की तरफ है तो ए का मान जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, यहां ए का मान लेस देन 0 होगा। अब ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी शून्यक जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। इस स्थिति में आप शून्यक नहीं ज्ञात करने, ठीक है, बस केवल आप क्या लिखोगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या शून्यक वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक शून्यकों का अस्तित्व नहीं है, शून्यक वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कह दे काल्पनिक शून्यक होंगे जो कि आपको नहीं निकालने हैं, ठीक है। ये तीन केस आपको बताएं, बस ये याद रखना, खुला मुंह ऊपर की तरफ तो ए ग्रेटर देन 0, खुला मुंह नीचे की तरफ तो देनी है। अब बात करते हैं चैप्टर 3, दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनना क्या है, दो चरों x तथा y वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। ये दोनों ही कैसे हैं, रेखिक समीकरण है, दोनों के अंदर ही दो दो चर है x और y, ठीक है। दो समीकरण इसलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कहा है। यहां x के गुणांक यहां a1 यहां a2, y का गुणांक यहां b1 यहां b2 और अचर पद यहां c1 और यहां c2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन पर आधारित, ठीक है, ये जो रेखिक समीकरण युग्म होते हैं इनके जब आप आलेख ज्ञात करते हो, इनके हल ज्ञात करते हो तो अलग अलग तीन कंडीशन होती है। तो हल की प्रकृति हम निकालेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। तीन कंडीशन क्या होती है, पहले सुनना, जब आपके पास गुणांक के अनुपात देखने, पहला जब आपको a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 का अनुपात, यानी आपने इन दोनों समीकरणों में अनुपात देखे, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है तो 100% आलेख कैसा होगा, आलेख जो है इनका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब आप ग्राफ बनाओगे रेखिक समीकरण युग्म से तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना, रेखिक समीकरण युग्म जो है, रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। इस स्थिति के अंदर हमेशा याद रखना, संगत यानी जिसका हल विद्यमान है। और इसके कितने हल होते हैं, एक अद्वितीय वास्तविक हल, ठीक है, एक अद्वितीय और वो भी वास्तविक हल इसका विद्यमान होता है, अद्वितीय वास्तविक हल, ठीक है, जब पहली कंडीशन हो। बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन होती है जब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर हो लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं हो। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका आलेख जो है स्टूडेंट्स वो बनेगा समांतर रेखाएं, दो रेखाएं बनेगी जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटेगी और रेखिक समीकरण युग्म जो है असंगत होगा। उसके अलावा इसका हल आपको पूछे, कोई हल नहीं, क्योंकि ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो ये रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। और तीसरा मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट, तीसरा कंडीशन कब होता है, जब तीनों अनुपात a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें आप देखना, इसके अंदर आलेख जो है वो आपके कैसा होगा, संपाती रेखाएं, दो रेखाएं प्राप्त होगी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, संपाती रेखाएं, ठीक है। और रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, यहां भी रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा और इनके अनेक या जिसे हम अनंत हल भी कह सकते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। ये विशेष कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके दो चरों में जो रेखिक समीकरण है इनको हल करने की विधियां आपको ध्यान रखनी है। आपके जो किताब में है, पहली है आलेख की विधि, जहां पर आप आलेख खींचते हो, बिंदु प्राप्त करते हो और उनको ग्राफ पर आलेख बना के देखते हो कि कैसा हल है ना। तो जैसा ग्राफ आए, प्रतिच्छेदी आए तो एक अद्वितीय हल, रेखाएं समांतर प्राप्त हो तो
कोई हल नहीं, और रेखाएं जब संपाति प्राप्त हो तो आप क्या कहोगे, अनेक यानी अनंत हल विद्यमान है। और बीज गणितीय विधियां भी है, बिना ग्राफ के भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जो कि थोड़ा बहुत चैप्टर 2 से रिलेटेड है। तो द्विघात समीकरण के मूल मैंने आपको बताए थे, 2 मूल होते हैं जिन्हें हम अल्फा व बीटा रूप में लिखते हैं, है ना। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, यदि उसको बराबर 0 रख देनी, बायां भाग भी है दायां भाग, तो समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसके ये 2 मूल होते हैं, इसे आप चाहे तो x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा का गुणा करोगे तो कुछ इसी रूप में आपकी इससे तुलना की जा सकती है। अब यहां पर भी क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, फॉर्मूला एक बता देता हूं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको उपयोग करना है, ठीक है। श्रीधर आचार्य विधि, या जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं, इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे या अलग अलग होंगे, है ना। इस तरह से मूल कैसे होंगे वो हमें किस आधार पे ज्ञात करते हैं, डी से ज्ञात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं या विवेचक भी कहते हैं। इसे विविक्तिकर या विवेचक हम इसे कहते हैं, जिसका सूत्र यही है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। अब इसके अलग अलग कैटेगरीज है, मैं आपको बता देता हूं अलग अलग कैटेगरीज क्या है ना। तो d का मान यदि ग्रेटर देन 0 आ सकता है, d का मान 0 आ सकता है, और d का मान लेस देन 0 आ सकता है। अब द्विघात समीकरण के मूल, जब यहां पर विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक आए, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल है ना, अल्फा और बीटा, ये मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, दोनों का मान अलग अलग आएगा, असमान होंगे, है ना। d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, दोनों मूल एज इट इज आएंगे, समान आएंगे, क्लियर है, ये याद रखना, ओके। और d का मान 0 आएंगे तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, वहां आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। और आपको d का फॉर्मूला, d कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी चैप्टर 5। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से चलता है। आपको यह भी पता होना चाहिए a क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सार्व अंतर। समझ में आ गया, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। लगातार कोई भी 2 पदों को आपस में घटा दीजिए। अब समांतर श्रेणी का nवा पद an, जो ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n क्या होता है, n कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, 5वां 7वां, वो n होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो Sn का फॉर्मूला होता है n बट्टा 2a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, विशेष नोट ध्यान रखना, यदि आपको सवाल में पूछे कितने पद होंगे, समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए, कौन सा पद होगा, या आपको बोले पदों की संख्या ज्ञात करनी, कोई भी तरह का सवाल, तो याद कर लेना, फोकस कर लेना, n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और Sn का एक और फॉर्मूला भी होता है n बट्टा 2 इंटू a प्लस l, ये भी आप यूज कर सकते हो जब सवाल में आपको अंतिम पद, पहला पद और पदों की संख्या मालूम हो, ठीक है। तो ये l क्या होता है, l होता है अंतिम पद, जहां तक आपको योग ज्ञात करना। अगला, यदि समांतर श्रेणी का आपको योग पहले से दिया हो और nवा पद यानी an आपको ज्ञात करना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn में से Sn माइनस 1 घटा दो, क्लियर है। n पदों में से एक n माइनस 1 पदों के योग को घटा दीजिए।
आगे बात करते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज, जहां हमें विशेष फोकस करना होता है समरूपता पे। तो समरूपता क्या में आपको विशेष ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रूप समान होने चाहिए। त्रिभुज बड़े और छोटे हो सकते हैं, त्रिभुज बराबर हो सकते हैं, बस रूप देखना है त्रिभुज कैसे समरूप होंगे। उसके लिए कुछ नियम आपके पास है। पहला नियम है डबल ए या जिसे हम ट्रिपल ए कहते हैं, कोण कोण या ट्रिपल कोण नियम, जिसके अंदर यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है स्टूडेंट्स कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। और लिख देंगे त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीई एफ के। यदि इनमें से दो त्रिभुजों के दो कोण भी बराबर होते, इसे ध्यान से सुनना, यदि मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, दूसरा त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम मान लीजिए एबीसी है और इसका नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड है ना। तो मान लीजिए कोण ए एक्स के बराबर है और बी जो है वाई के बराबर है। अब तीसरे कोण का कोई जिक्र नहीं दिया, तो ए एक्स के बराबर बी वाई के बराबर, तो दो त्रिभुज है और दो कोण ही बराबर है, तो भी आपस में क्या होते हैं समरूप। तो त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, और ये जो चिन्ह होता है वो समरूपता का होता है। तो पहला नियम, यदि दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो या कोई दो कोण भी बराबर हो तो हम त्रिभुजों को कहेंगे कि समरूप हो। टोटल 3 नियम होते हैं। दूसरा है एसएसएस नियम, यानी यदि दो त्रिभुजों में आपको संगत भुजाएं समानुपाती नजर आए, मान लीजिए कि AB के संगत ये भुजा है, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसके अंदर मान लीजिए AB के संगत जो है DE भुजा है, BC के संगत मान लीजिए इस त्रिभुज की EF भुजा है, और CA के संगत मान लेता हूं मैं FD भुजा है ना। और यदि आपने पाया कि AB बट्टा DE मतलब इस त्रिभुज की जो इसमें संगत है उनका अनुपात BC बट्टा EF बराबर है CA बट्टा FD, यदि दो त्रिभुज है और संगत भुजाएं जो है इसका बट्टा ये बट्टा ये और ये बट्टा, यानी जो संगत भुजाएं यदि समानुपाती आ जाए, ये तीनों का अनुपात बराबर आ जाए, तो आप इन त्रिभुजों को क्या कह सकते हो कि त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। ये होता है भुजा 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 नियम, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा होता है भुजा कोण भुजा। इसके अंदर ध्यानपूर्वक सुनना, मान लीजिए कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, ठीक है। ऐसे हम जो है ऐसे समझ लेते हैं भुजा कोण भुजा में, मान लीजिए कि AB के संगत, ध्यानपूर्वक सुनना, AB के संगत जो है AB के संगत भुजा में मान लेता हूं DE है, AB के संगत DE भुजा है, और BC के संगत मान लीजिए EF भुजा है, ठीक है। तो AB के संगत ये भुजा, BC के संगत ये भुजा, और जो भुजाएं संगत है उन जैसे AB और आपको BC दी हुई है और यहां पर DE और EF दी है, और इनके अंतर्गत का कोण यानी जो भुजाएं दी है उन्हीं के बीच का कोण यहां भी दिया और यहां पर भी वही कोण दिया जो भुजाएं आपको मालूम है। तो ये कोण भी यदि आपस में बराबर है, कोण B और कोण E भी आपस में बराबर है, यानी कहने का मतलब AB और BC के बीच जो बन रहा है वो कोण, और यहां भी DE और EF के बीच जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है। तो दो भुजाएं संगत भुजाओं का यदि अनुपात आपको बराबर दिखे, AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF हो, यानी संगत भुजाएं समानुपाती और वो जो भुजाएं दी उनके अंतर्गत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। ये विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए थेल्स प्रमेय का कथन सुन लेते हैं। मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय या जिसे हम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं, BPT, उसके अंदर कुछ नहीं करना। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, और मान लीजिए इसका नाम है ABC। अब मैं मान लीजिए BC के समांतर कोई भुजा DE खींचता हूं जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो थेल्स ने कहा था ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये आपको विशेष ध्यान देना है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। और इसके अन्य रूप भी होते हैं। अन्य रूप क्या होते हैं वो सुनना। यदि इसका ऊपर वाला भाग लूं AD और पूरी भुजा लूं AB, तो ये किसके बराबर होगा, यहां
RHS में भी AE बट्टा AC के, तथा एक दूसरा और रूप होता है कौन सा, यदि मैं नीचे वाला लूं भाग, नीचे वाला यानी DB बट्टा पूरी भुजा AB लूं, और यहां भी नीचे वाला फिर कौन सा लेना पड़ेगा, EC बट्टा AC। ये दो रूप भी होते हैं, AD बट्टा DB, इन दो टुकड़ों का अनुपात वो इधर वाले AE बट्टा EC के बराबर होते हैं, और दो रूप और भी सिद्ध किए जा सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, उसके अंदर ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि ये कोई भुजा बना दी जिसका नाम है DE, ठीक है, DE जस्ट उल्टा है, ये त्रिभुज है ABC। अब यहां पर आप ध्यान रखना, यदि DE भुजा इन दोनों को, सवाल में आपको दिया है कि DE जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है उन्हें समान अनुपात में तोड़ रही है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC आपने पाया, तो आप क्या कहोगे कि DE यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो क्या होगी, तीसरी भुजा यानी BC के क्या होगी, समांतर होगी, DE समांतर होगी BC के। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक आपको 0,0 याद रखना, O से निरूपित करते हैं। x अक्ष पर कभी किसी बिंदु के निर्देशांक लेने हो तो x,0 लू, क्योंकि y निर्देशांक का मान x अक्ष पर 0 होता है, और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक आपको मानने को कहे तो 0,y ले लो, क्योंकि x निर्देशांक जो है y अक्ष पर 0 होता है। और दो बिंदु है P और Q के बीच की दूरी, सीधा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूरी सदैव धनात्मक लेनी है, यह विशेष आपको ध्यान देना है। अगला, आपको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। मान लीजिए P बिंदु x1 y1 और दूसरा Q बिंदु x2 y2 है, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2, और मध्य बिंदु का y निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। जो मध्य बिंदु होगा ना उसके भी x और y निर्देशांक होंगे, तो x निर्देशांक ये होगा और y निर्देशांक जो है आपका y निर्देशांक ये होगा। ठीक है, ये आपका x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। आगे बढ़ते हैं, विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन का क्या होता है सूत्र स्टूडेंट, विभाजन अनुपात आपको पता होना चाहिए। विभाजन अनुपात होता है m1 बट्टा m2, ये होता है आपका विभाजन अनुपात, ये होता है आपका विभाजन अनुपात की अनुपात आपको क्या दिया है, m1 बट्टा m2। तो अंतः विभाजन में आपको x निर्देशांक चाहिए, तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और आपको अंतः विभाजन का y निर्देशांक चाहिए, तो फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब ये x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं, ये बिंदु, मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इसके ये P बिंदु और ये Q बिंदु है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हम x2 y2 लेते हैं और उस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 लेते हैं, और अंतः विभाजन में विभाजन बिंदु हमेशा रेखाखंड के मध्य में कहीं स्थित होता है। अब बात करते हैं बाह्य विभाजन में क्या होता है, जब हमारा विभाजन बिंदु जो है ना वो रेखाखंड के लेफ्ट में हो या राइट में कहीं पर स्थित हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां बना देता हूं, विभाजन बिंदु रेखाखंड पर नहीं स्थित होता है, रेखाखंड के बाहर कहीं स्थित होता है। उसके भी दो चांस है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो PQ रेखाखंड है और ये मान लीजिए कोई विभाजन बिंदु है, R नाम दे देते हैं, उधर भी R नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बाह्य विभाजन हो उसका क्या सूत्र है, x निर्देशांक निकालते हैं। ये जो विभाजन बिंदु के x और y निर्देशांक निकालने के मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है, तो x निर्देशांक का होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2, ये होता है, और y निर्देशांक का होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। अगला, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज के मान लीजिए शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के निर्देश तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए, क्षेत्रफल पूछे, तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 मोड x1 y2 माइनस
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, यहां x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है y1 माइनस y2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हमेशा धनात्मक लेना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए इसका मतलब तीनों बिंदु जो है सरेकी होंगे। यदि तीन असरेकी बिंदु होंगे तो क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब जो है निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नों को हल करें तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको यदि सवाल में वर्ग सिद्ध करना है तो ध्यान रखना चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, विकर्ण भी बराबर आना चाहिए। सम चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत सिद्ध करना हो तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है और आयत नहीं सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आपको बस ये याद रखना है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। अब तीन बिंदुओं को सरेकी सिद्ध करना है आपको तो ध्यान रखना दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। यानी दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आए तो बिंदु क्या होते हैं, सरेकी। दूरी सूत्र से यदि ज्ञात करना हो और त्रिभुज के माध्यम से ज्ञात करना हो तो तीन सरेकी बिंदु है तो 100% त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आपका पूरा खेल किसका है, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। अब एबीसी के अंदर ये 90 डिग्री कोण है और ये दोनों जो है कोण ए और कोण सी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये याद रखना है। कोण बी मैंने क्या बना दिया, समकोण बना दिया। और कोण ए और कोण सी दोनों का योग हमेशा याद रखना 90 डिग्री होगा। और ये दोनों जो है ना, कोण ए व कोण सी जो है न्यून कोण होंगे हमेशा। ये आपको विशेष पॉइंट ध्यान रखना, ये दोनों ही न्यून कोण होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोण ए और कोण सी में से आपको प्रश्न के दौरान एक टाइम यानी एक पर ही फोकस करना, या तो सवाल इस पर केंद्रित होगा या सवाल आपका इस पर केंद्रित होगा। तो आपको जब अज्ञात मतलब न्यून कोण पता नहीं हो तो अज्ञात न्यून कोण को हम थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, अज्ञात न्यून कोण को स्टूडेंट्स थीटा मानते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है। और ये दोनों कोण ए और कोण सी का योग 90 डिग्री होता है, यानी ये आपस में क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, ठीक है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि मैं कोण थीटा इसको ले लेता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके लिए यहां पर मैं वापस एक बार समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ये मान लीजिए हमारा कोण थीटा है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे देता हूं ए बी सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 90 डिग्री कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जिस पर अभी जैसे सवाल में फोकस करूं तो ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, लेकिन मेरा फोकस कोण सी पर है, यानी कोण सी पर फोकस करके मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। तो इसे मैं थीटा मान लूं और थीटा जो होता है उसके सामने वाली भुजा लंब ले लो और तीसरी भुजा को क्या ले लो, आधार ले लो। और एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो समकोण त्रिभुज है हमेशा उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसका क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां पर जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो याद रखना AC का जो वर्ग होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, उसका जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर आपको ध्यान रखना, यदि मैं थीटा C को मानूं तो यहां पर एक लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला से आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आने चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो L जो है, मैं L किसे लिख रहा हूं, लंब को लिख रहा हूं, A लिख रहा हूं यहां आधार को, और K को जो है मैं कर्ण कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार लंब आधार कर्ण नहीं लिखूंगा तो कर्ण को K, लंब को L और आधार को A लिखता हूं। अब देखो कोण A और कोण C में से किसी को भी आप थीटा मान सकते हैं। यदि मैं कोण C को थीटा मानूं तो उसके सामने वाली AB भुजा लंब हो गई, 90 के सामने वाली सदैव कर्ण और BC आधार है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से सुनना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। साइन थीटा होता है स्टूडेंट लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा होता है
थीटा मतलब न्यून कोण अज्ञात, आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा होता है स्टूडेंट लंब बट्टा आधार, ठीक है। फिर कोट होता है, ऐसे चलना आपको, ठीक है, इस तरह से एल बट्टा के तो साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा। अब वापिस उल्टा चलो और अनुपात भी उल्टा लो, आधार बट्टा लंब कोट, कर्ण बट्टा आधार सेक, और कर्ण बट्टा लंब कोसेक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोट की, तो कोट थीटा हो जाएगा आपके आधार बट्टा लंब, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, और साइन का होता है कोसेक थीटा, वो होता है कर्ण बट्टा लंब। ये भी आपको त्रिकोणमिति में विशेष ध्यान देने हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, थीटा यदि कोण ए पर मानते तो आप ये भुजा लंब होती है ना, थीटा कोण बी को नहीं मान सकते क्योंकि बी तो होता है 90 डिग्री। अब कुछ फॉर्मुलेस भी आपको ध्यान रखने हैं, विशेष सुनना भी, फॉर्मुले कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले व्युत्क्रम के फॉर्मूले। व्युत्क्रम के फॉर्मूले क्या होते हैं, व्युत्क्रम कौन कौन किसका होता है सुनना। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रम होते हैं, विशेष ध्यान दीजिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते नहीं, 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और 1/1, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता ही देता हूं, 1 साइन थीटा जो होगा वो आपके कोसेक थीटा, और 1 कोसेक थीटा होगा वो आपके साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह बात करें अब दूसरे, तो तुरंत लिख दूंगा, तो कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा। ये आपको ध्यान रखने, विशेष फोकस इन पर आपको करना है। उसके अलावा अब पूरक कोणों वाले भी फॉर्मूले याद रखना, पूरक कोणों पर आधारित भी सर्व समीकरणों के फॉर्मूले होते हैं, वो ध्यान रखना। पूरक कोणों वाले कौन से फॉर्मूले हैं, पूरक कोणों पर आधारित, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, साइन 90, साइन का पूरक कौन होता है स्टूडेंट, साइन का पूरक होता है कोस, कोस का होता है साइन, ये विशेष ध्यान रखना आप। आ रही बात समझे। अगला होता है टेन का होता है आपके कोट होता है, और कोट का होता है टेन। इसी तरह सेक का कोसेक होता है, और कोसेक का क्या होता है स्टूडेंट सेक होता है। क्या होता है ये पूरक का मतलब, जैसे आपको बोले साइन 90 - थीटा तो वो होगा आपके कोस थीटा के बराबर, और कोस 90 - थीटा कहे तो वो होगा आपके साइन थीटा के बराबर। इसी तरह इनका भी होता है, टेन 90 - थीटा वो कोट थीटा के बराबर, और कोट 90 - थीटा टेन थीटा के बराबर, ठीक है। तो आप बस ये सीधे संबंध ध्यान रख लीजिए। उसके बाद कुछ सर्व समीकरण होती है, वो भी आपको विशेष ध्यान देनी है। सर्व समीकरण कौन सी होती है अच्छे से सुनना। पहली मुख्य सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपके होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, विशेष ध्यान रखना है। तीसरी होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनके दो अन्य रूप भी होते हैं, जैसे यहां साइन स्क्वायर को आप उधर पक्षांतरण करो तो वैल्यू बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभार ये भी यूज कर ली जाती है। और यदि मैं साइन स्क्वायर को हम जैसे कोस स्क्वायर को उधर भेज दूं तो साइन स्क्वायर बराबर बन जाएगा 1 - का कोस स्क्वायर थीटा। तो जो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं वहां आपको ये तीनों रूप मन में ध्यान में रखने हैं। अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 को उधर भेज दो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यदि मैं tan स्क्वायर को उधर भेज दूं तो यहां 1 बच जाएगा, वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहां भी देखो, मैं 1 को उधर भेज दूं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यदि मैं एक उसको किसको एक को कोट को उधर भेज दूं तो 1 बराबर बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारणी भी पता होनी चाहिए, त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के विशेष कोण आपके कौन कौन से ध्यान रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 कोणों के साइन कोस टेन कोट सबके मान आपको ध्यान रखने हैं। यहां में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा
और कोसेक थीटा, इन सब के मान आपको ध्यान रखने हैं। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, ठीक है, साइन 0 होता है आपके 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस में ये क्या होती है, लाइन उल्टी कर दो, कोस 0 1, कोस 30 होता है √3/2, ये आपके हो जाता है 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। टेन के अंदर टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है और टेन 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं। कोट में लाइन उल्टी कर दो, पहला अपरिभाषित हो जाएगा, फिर यहां √3, फिर यहां 1, फिर 1/√3 और उसके बाद 0 होता है। अब बात करते हैं सेक की, तो सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, √3/2 का होगा 2/√3 और उसके बाद ये हो जाएगा √2, उसके बाद 2 और 0 का व्युत्क्रम होता है स्टूडेंट्स अपरिभाषित, है ना। अब इस लाइन को वापस पलट दो तो कोसेक आ जाएगा अपरिभाषित, अगला 2, फिर √2, फिर 2/√3 और उसके बाद 1, ठीक है, ये हो गई कोसेक की लाइन। तो त्रिकोणमिति में ये विशेष आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब चैप्टर 9 जहां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, बहुत ही इजी, दृष्टि रेखा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। यदि ये आपकी आंख है और ये कोई वस्तु है, आंख से वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, और जो सीधी रेखा जब आंख से हम सीधे देखते हैं एकदम, उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। दो रेखाएं बेस आपको ध्यान रखनी है, क्षैतिज रेखा और दूसरी दृष्टि रेखा। क्लियर है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं उन्नयन कोण। तो हम जब हमारी आंखों से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आंख से वस्तु को मिला है दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये जो कोण बना है थीटा, उसे उन्नयन कोण करते हैं, ठीक है। इसी तरह अवनमन कोण की बात करें, यदि कोई वस्तु हमारी आंखों से नीचे हो और हम उसे देख रहे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो ये कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और इन जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है वहां आपको डायग्राम बनाना होता है, समकोण त्रिभुज को पहचानना होता है, उसके बाद ये देखना होता है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, साइन कोस टेन जो भी लगे उसकी सारणी से आधारित जो है मान निकाल दो और सॉल्व कर दो आराम से। जो भी ऊंचाई पूछे, दूरी पूछे, सब कुछ आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 10 व्रत। यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले वाला चैप्टर नहीं है, बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है व्रत पर स्थित किसी बिंदु पर अधिकतम एक रेखा आप खींच सकते हो, स्पर्श रेखा। मान लीजिए कोई बिंदु है ना, इसके कोई भी बिंदु है, यहां से केवल आप एक और एक से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। कोई भी बिंदु, जैसे ये बिंदु है तो यहां पर भी आप अधिकतम ज्यादा से ज्यादा केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो जो छू कर जाएगी। अब दूसरा ध्यान से सुनना कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। मान लीजिए वृत्त है और यहां पर कोई बाहर स्पर्श रेखा है और ये केंद्र है, तो इसको मिला दो, ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण होता है। बाहर वाली स्पर्श रेखा और परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली दूरी त्रिज्या, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब बात करने हैं व्रत पर अनंत स्पर्श रेखा। बिल्कुल किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन व्रत पर हम जानते हैं अनंत स्पर्श रेखा। यहां से खींच दी, यहां से खींच दी, यहां से आपने खींच दी, यहां से खींच दी, तो अनंत स्पर्श रेखा, छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है व्रत। प्रत्येक बिंदु आप एक एक स्पर्श रेखा खींचो तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा और विशेष पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु से आप व्रत पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। मान लीजिए वृत्त है और ये कोई बाहरी बिंदु है, अब आपको इस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो आप अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी खींच सकते हो, 2 खींच सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं खींच सकते हो। पर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है उससे आप 1 खींच सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। बिल्कुल ये कोई वृत्त है और उसके अंदर मान लीजिए कोई भी एक व्यास बना है, खूब सारे व्यास बनाए जा सकते हैं।
अब मैंने व्यास के इस बिंदु पर भी स्पर्शरेखा खींची, इस पर भी स्पर्शरेखा खींची, तो ये दोनों जो स्पर्शरेखा है ना परस्पर समांतर होगी। व्यास के दोनों सिरों पर जो आपने स्पर्शरेखाएं खींची वो परस्पर समांतर होती। मान लीजिए इसका नाम है ए बी और इसका नाम है पी क्यू। तो व्यास के दोनों, एक इस छोर पे खींची और एक इस छोर पर स्पर्शरेखा खींची, तो ये स्पर्शरेखाएं ए बी और पी क्यू आपस में समांतर होगी। अगला, वृत्त के बाहर, ध्यान से सुनना, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाएं परस्पर समान होती है। अभी हमने आपको पता है बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींची थी। ये बाहरी बिंदु आपने एक तो यहां स्पर्शरेखा खींची, एक यहां खींची, ध्यान पूर्वक सुनना, एक तो यहां खींची, एक यहां खींची। तो मान लीजिए बाहरी बिंदु का नाम P है, ये A बिंदु स्पर्श बिंदु, ये B बिंदु। तो P से आपने दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची, इनकी लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला, वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल है, ध्यान से सुनना। वृत्त की परिधि और परिमाप, है ना, वृत्त का जो चैप्टर है इसके अंदर फॉर्मूले, ओके, वृत्त के अंदर फॉर्मूलेज आपको विशेष ध्यान देना। वृत्त की परिधि या परिमाप जिसे हम कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जहां r क्या होती है स्टूडेंट्स? त्रिज्या होती है ना। किसी भी वृत्त का आप एक चक्कर लगाते हो, ये वृत्ताकार पाथ है, आप इसका एक चक्कर लगाते हो तो एक चक्कर में जो दूरी तय करी गई होगी उसे कहते हैं वृत्त की परिधि, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त कितना स्थान घेरता है ना, वृत्त जो है किसी भी समतल का कितना स्थान घेरता है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। जब तक प्रश्न में नहीं कहा जाए आपको पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, और जब सवाल में कहे कि पाई का मान 3.14 लो तो फिर लेना है 3.14। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर इंटू R2 प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। पाई आर प्लस 2 प्लस आर, ये फॉर्मूला किसका होता है? अर्धवृत्त की परिधि का। पाई आर में क्या जोड़ गुणा कर दो आप? 2 प्लस आर, ठीक है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर गुणा करो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको आ गया होगा। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर, सॉरी पाई आर प्लस 2 आर है, पाई आर प्लस 2 आर है ना। यहां आप आर कॉमन ले सकते हो तो पाई प्लस 2 बन जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2 आर बिल्कुल इजी फॉर्मूला है किसका? अर्धवृत्त के परिमाप का। अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का आधा भाग, है ना, ये भी आपको पूछ ले तो अर्धवृत्त होता है ये वाला। ठीक है, वृत्त का आधा भाग होता है, ये मान लीजिए केंद्र है आपका। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो आप ये चक्कर यदि पूरा एक लगाते हो ना तो इसे कहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त कितना स्थान घेरता है उसे कहते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। अगला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का चौथा हिस्सा। कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये कोई आपने वृत्त बनाया, इसका चौथा हिस्सा चतुर्थांश होता है। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है। अब ये मान लीजिए कोई भी एक हिस्सा ले लो, चारों चतुर्थांश है और इनके बीच का ये कोण 90 डिग्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये कोण कितना है? 90 डिग्री आपका ये कोण है। ठीक है, तो इसे एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। एक हिस्से की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होता है। और दो सकेंद्रीय, अगला फॉर्मूला है, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है ना, दो वृत्त हैं आपस में, जिसे हम वलिका भी कह सकते हैं। दो वृत्तों द्वारा घेरा गया, तो एक वृत्त उसके बाहर एक और वृत्त, तो अंदर वाले की त्रिज्या को R2 और बाहर वाले को मैं R1 कह देता हूं। ठीक है, तो इन दोनों वृत्तों का ये जो कॉमन हिस्सा है ना, दोनों वृत्तों से परिबद्ध घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसे हम इस परिबद्ध क्षेत्र को वलिका भी कह सकते हैं, वलिका का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो, यानी आप पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर कर दो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर है, छोटे वृत्त का पाई R2 स्क्वायर है। तो आप पाई को कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा R1 स्क्वायर माइनस का
r2 स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। ये भी काफी बार इस चैप्टर में आता है। तो वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना स्थान घेर रहा है, तो सीधा आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्योंकि काफी जो क्वेश्चन है व्रत वाले चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो यहां पर वर्ग भी उपयोग आता है। तो वर्ग की भी बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3 इंटू भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों को जोड़ दो या एक भुजा का तिगुना कर दो। अर्ध त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्य खंड ये होता है। ये मान लीजिए कोई वृत्त मैंने बनाया, ठीक है, इसका केंद्र ये है। अब मान लीजिए ये और ये, ठीक है, तो दो त्रिज्याएं हो गई, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, और ये वाला भाग कहलाता है वृत्त का चाप। ठीक है, तो ये चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। और ये जो यदि आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई, जिसे मैं L कह दूं, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसे L से दर्शाते हैं पाई r थीटा बट्टा 180, है ना। अब इसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है त्रिज्य खंड का कोण। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच जो कोण बन रहा है, इसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, और r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, r होता है वृत्त की त्रिज्या, और थीटा क्या होता है, त्रिज्य खंड का कोण। ठीक है, थीटा होता है त्रिज्य खंड का कोण, होता है केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं, त्रिज्य खंड का कोण जिसे हम कहते हैं, या केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये आपको और पता होना चाहिए, केंद्रीय कोण। ठीक है, अगला है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान पूर्वक देखो, ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, और ये जो पीछे बच रहा है वो भी दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ये पीछे जो बच रहा है ना, ये क्या है, हमारा दीर्घ चाप है, और ये वाला छोटा है लघु चाप। तो दीर्घ चाप और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है, इसे आप कह सकते हो दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कह सकते हो, दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो दो त्रिज्याओं और छोटे चाप से घिरा हुआ है, इसे आप कहोगे लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, तो लघु और दीर्घ में आपको पता होना चाहिए, छोटा भाग जो होता है उसे लघु, बड़े भाग को दीर्घ कहते हैं। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा वही त्रिज्य खंड का कोण होता है। और आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का पूछे तो थीटा पाई r स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या ले लो, पाई r स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी जगह आप 360 डिग्री माइनस का थीटा ले लो। ठीक है, 360 डिग्री माइनस का थीटा बट्टा 360 कर दो, उससे किसका फॉर्मूला आएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पूरा, उसके अंदर से आप यदि लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देते हो, लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देते हो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देते हो ना, तब भी आपके पास बड़े वाले दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई ये वृत्त बनाया, उसके अंदर ये कोई जीवा है। तो देखो आप जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ध्यान से सुनो। ये छोटा वाला जो भाग है वो लघु वृत्त खंड, और बड़ा जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, उसे कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये तो है आपका लघु वृत्त खंड, ठीक है, और ये वाला है आपका दीर्घ वृत्त खंड। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला होता है सर, ये भी आपको सुनना है। लघु वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा 360 माइनस r स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका होता है लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। और दीर्घ वृत्त खंड पूछे तो आप क्या करो, दीर्घ वृत्त खंड का चाहिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा दो। क्या करो, पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा दो।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी ऐसे समझ लो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है आपका क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस का आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ठीक है, आर होती त्रिज्या और थीटा क्या होता है ये कोण। मान लीजिए ये जीवा का ये बिंदु और ये बिंदु यहां मिलाओगे तो ये थीटा कोण बन जाएगा, केंद्रीय कोण जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके अंदर घन, घना, बेलन, गोला आपको जानना है। घनाप आप जानते हो इस तरह का आकार होता है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। दो बराबर हो सकते हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकती है, हो सकता है चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो सकता है ऊंचाई लंबाई बराबर हो, तीनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, L नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H वाला केस, तीनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसके किसी एक फलक का क्षेत्रफल बोले, एक फलक कैसा होता है आयताकार। ठीक है, आयताकार होता है। ठीक है, एक फलक जो है आयताकार होता है। तो एक फलक का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, लंबाई इंटू चौड़ाई भी हो सकता है। अब कोई फलक आपने दूसरी ली तो हो सकता है वो चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी हो सकता है ऊंचाई इंटू लंबाई भी हो सकता है। वो आपने कौन सी फलक ली उस पर डिपेंड करता है। ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है और ये आपकी ऊंचाई हो सकती है। जो फलक ली उसका वो जो आयत होगा उसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, सभी 6 फल के, सारी आयताकार जो 6 फलक है पृष्ठ है सभी के क्षेत्रफलों का योग होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों, जिसे हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जिसे आप कह सकते हो वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, केवल 4 दीवारों की बात की गई, 2 फलक हटा दिए गए। घनाभ का विकर्ण जिसे हम अधिकतम लंबाई भी कह सकते हैं, कोई भी घनाभ में सबसे बड़ी लंबाई उसका विकर्ण होता है, फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब बात करते हैं घन की। घन के अंदर क्या होता है, घनाभ का ही एक रूप है, उसके अंदर सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है ना, प्रत्येक भुजा समान होती, लंबाई को भी है, चौड़ाई को भी है और ऊंचाई को भी a मान लेते हैं। तो घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है वर्गाकार होता है, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है आप सभी जानते हो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन आपको विशेष पता होना चाहिए, आयतन यानी भुजा क्यूब। और घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो 4 का हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, भुजा रूट से बाहर है भैया, √3 इंटू भुजा होता है घन का विकर्ण। अब बात करते हैं बेलन की। तो बेलन आप जानते हो, बेलन भी एक त्रिविमीय आकृति इस तरह से बना देता हूं ये बेलन। ठीक है, तो बेलन के अंदर ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग जिसे हम आधार भी कहते हैं, ये कैसे होते हैं वृत्ताकार होते हैं। ये त्रिज्या होती है और ये दोनों केंद्रों को, ये केंद्र और नीचे वाले वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली लंबाई बेलन की ऊंचाई होती है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और हम अभी बोले कि आधार कैसा होता है बेलन का वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का, केवल ये जो बेलन का मुड़ा हुआ भाग है ना इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो मुड़े हुए भाग जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं उसका क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ में ये आपके ये जो मुड़े हुए भाग है ना वक्र पृष्ठ भी आएगा और दोनों ये वाले वृत्त और ये वाला वृत्त, दो सभी बेलन के जितने भी वक्र पृष्ठ हो, वृत्त ऊपरी और नीचे वाला, सभी के क्षेत्रफलों का कुल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है, बेलन के अंदर बेलन है ना, 2 बेलनों की बात कर देते हैं खोखला बेलन। तो खोखले बेलन में आपको ध्यान रखना है दोनों बेलन जो होते हैं अंदर वाला और बाहर वाला, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती है। ठीक है, एक की त्रिज्या हम अंदर वाले की दे देते हैं R2 और
ठीक है, अंदर वाले की त्रिज्या हम R2 दे देते हैं और बाहर वाले की त्रिज्या R1 हम दे देते हैं। ठीक है, तो खोखले बेलन के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। खोखले बेलन जो होते हैं दोनों ही, अंदर वाला और बाहर वाला, दोनों की ऊंचाई क्या होती है, खोखले बेलन में बराबर होती है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 प्लस R2 गुणा H प्लस R1 माइनस R2 होती है। खोखले बेलन का आयतन पूछे तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच लेना है, और जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है R1 होती है बाह्य त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी बेलन की बाहरी त्रिज्या, और R2 मैंने किसे लिया है, अंतः त्रिज्या को लिया है। यानी बड़ा मैं पूछूं, बड़ा किसे लिया है मैंने, बड़ा मैंने यहां R1 को लिया है, R1 जो है R2 से ग्रेटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैपिटल R और स्मॉल r भी यहां आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ठोस गोला। तो ठोस गोले के अंदर आप जानते हो गोला किस तरह से होता है, ठोस गोला इस तरह से आपका होता है। ठोस गोले के अंदर केवल त्रिज्या का पूरा खेल होता है। ठीक है, तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब गोलीय कोश या खोखला जो गोला जिसे हम कहते हैं, तो खोखले गोले का जो आयतन होता है वो आपको ध्यान रखना है 4/3, सॉरी पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। खोखले गोलीय कोश की मोटाई, खोखला बेलन मतलब बाहर भी गोला और अंदर भी गोला, तो खोखले गोले या जिसे हम गोलीय कोश कहते हैं उसकी मोटाई कितनी होगी आपके, ये होगी बाहरी त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या, यानी गोले के अंदर गोला है। ठीक है, मैंने मान लीजिए गोला बना दिया, इस तरह का अंदर भी एक गोला है। ठीक है, 3D है दोनों। ठीक है, इस तरह का, तो बाहर वाली त्रिज्या मान लीजिए, अंदर वाली R2 त्रिज्या है, बाहर वाली R1 त्रिज्या है। तो R1 में से R2 घटाओगे तो खोखले बेलन की आपके पास जो है, खोखले बेलन की बात करें ना, खोखला बेलन है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ खोखले बेलन के फॉर्मूले हैं, तो यहाँ गोले नहीं, गोला भी बाद में पढ़ेंगे। खोखले बेलन की बात करें सबसे पहले, यहाँ पर खोखला बेलन हटा के गोला लिख दो, ऐसे कर दो, खोखला गोला, यहां पर भी खोखला गोला, बेलन नहीं है गोला है, गोला यहां पर भी क्या है, गोला है। ठीक है, तीनों पर आपके क्या है, गोला है। ठीक है, तो गोलीय कोश यानी खोखला गोला, यहां भी खोखला गोला, तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि खोखला बेलन तो हम जो है पढ़ चुके हैं, खोखला गोला है। खोखले गोले की मोटाई क्या होती, बाहरी त्रिज्या R1 में से R2 को माइनस कर दो। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये होता है आपके पास खोखले गोले का आयतन। अब बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, गोले का आधा कर दो, ये गोला, इसका आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ये हो गई त्रिज्या, है ना, इसकी त्रिज्या R हो गई। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पूछे तो ये ले देना 2 पाई R स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय बोले तो 3 पाई R स्क्वायर। वक्र पृष्ठ मतलब कौन सा, केवल ये वाला भाग, ये वाला, है ना, संपूर्ण के अंदर ऊपर वाला भी आपको शामिल कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई R क्यूब। आगे बढ़ते हैं, शंकु की बात करते हैं। शंकु की बात करते हैं स्टूडेंट्स, शंकु, ये आपका शंकु बना दिया। शंकु के अंदर सबसे पहले ये त्रिज्या होती है, ये शंकु की ऊंचाई होती है, और ये शंकु की तिर्यक लंबाई। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। ठीक है, और ये कौन 90 होता है, लंबवृत्तीय शंकु। तो ये त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिर्यक लंबाई L। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, L तो होता है तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई। H होता है शंकु की ऊंचाई, H होता है शंकु की ऊंचाई। जो तिरछी लंबाई है उसे हम क्या, L से लिख देते हैं।
और आर होता है आपके शंकु की त्रिज्या। आर क्या होता है? शंकु की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है? एल जिसे हम कहते हैं, उसका सीधा फॉर्मूला आपको ज्ञात करना हो तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी केवल ये वाला भाग की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ नीचे वाला भी लेवे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का तिहाई, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3 आपके होता है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण मापक इकाइयां हैं वो सुन लेना। ये इकाइयां भी आपको इस चैप्टर के दौरान मालूम होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर, या जिसे हम 1 किलो लीटर कहते हैं, वो बराबर होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हो। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। 1 फुट के अंदर 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब सांख्यिकी की बात करें तो सबसे पहले समांतर माध्य, सिंपल व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब सिंपल आपको आंकड़े दे रखे हैं, सिंपल आंकड़े दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, आपको समांतर माध्य पूछे तो वही एक फॉर्मूला आपके पास कौन सा? प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। सिंपल आंकड़े दिए ना 5-7 कि भैया एक व्यक्ति का वेतन ये है, या जो भी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, तो सीधा प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है। एक या छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है। इसको एक्स बार से लिखते हैं समांतर माध्य को। अवर्गीकृत देवे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी जितने भी आपको प्रेक्षण दिए उनको उनकी बारंबारता से गुणा कर दो, उनका पूरा योग बट्टा बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ को जो है आप एन से भी लिख सकते हैं, बारंबारताओं के योग को एन से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तीसरा वर्गीकृत, जब आपके पास ग्रुप माने वर्ग बने हुए 0 से 10, 10 से 20, इस तरह के वर्गीकृत, जैसे 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, इस तरह के जो आपको इनके आपको समांतर माध्य ज्ञात करने। दो विधियां, कल्पित माध्य और पद विचलन। कल्पित माध्य में क्या है? आप कल्पित माध्य ए को मान लेते हैं, है ना, जो मध्य का मान हो। मध्य में 2 मान हो तो बेसिकली आप ऊपर वाले मान को कल्पित माध्य मानते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, और पद विचलन के अंदर आपको क्या करना है? ध्यान पूर्वक सुनना। एक्स बार का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, जो आपने वर्ग अंतराल का भाग दिया था, या जिसे हम कहते हैं आपने सार्वगुणनखंड का भाग दिया, उसे वापिस गुणा करना है और कल्पित माध्य को वापिस अंत में जोड़ना है। ठीक है, कल्पित माध्य को संक्षेप विधि यानी लघु विधि भी हम कहते हैं। अगला है माध्य। क्या माध्य का? तो सिंपल, जब आपको आंकड़े दिए हो 5, 10, 20 आंकड़े, तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। अब देखना है कि आपके पास n का मान सम है या विषम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सम के अंदर क्या होता है और विषम के अंदर क्या होता है। तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला है n बट्टा 2 वा पद प्लस n बट्टा 2 में 1 जोड़ दो वो वाला पद, उसका आप क्या ले लो? बट्टा 2 कह लो। तो सीधा आपके पास 1 नंबर में पूछ सकता है, कुछ आंकड़े दे देगा, माध्यिक पूछे, फॉर्मूला यूज कर लो। बस आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में जमा देना, उसके बाद सम हो तो ये फॉर्मूला, और यदि आंकड़े विषम हो, आपके पास आंकड़ों की संख्या विषम हो यानी n का मान विषम हो, तो सीधा n प्लस 1 बट्टा 2 वा पद जो होगा वो ही आपका माध्यक होगा। ठीक है, माध्यक को m से लिखते हैं। n क्या है? n हमारे पदों की संख्या की, कुल कितने आंकड़े हैं, कुल कितने प्रेक्षण हैं, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। और माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अब माध्यिका आपको बोले वर्गीकृत की चाहिए, मतलब ज्यादा आपके 0 से 10, 10 से 20 इस तरह आ जाए तो कैसे करना है वो सुनना। वर्गीकृत यानी 0 से 10,
10 से 20 इस तरह आ जाए तो फॉर्मूला है आपके पास L प्लस N बट्टा 2 माइनस C बट्टा F इंटू H का। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, L क्या होता है आपके जो माध्यिक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा, L होगा माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, उसके बाद आपके n होता है सिग्मा f यानी बारंबारताओं का योग। c क्या होता है, माध्यिक वर्ग जो होता है, माध्यिक वर्ग से ठीक ऊपर वाले ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, और f क्या होता है, ये जो बट्टा में f है ये माध्यिक वर्ग होता है, उसी की बारंबारता होती है। माध्यिक वर्ग कैसे निकालते हैं, आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी होती है और अंतिम संचयी बारंबारता वो जो है बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। n बट्टा 2 निकालो, उससे ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता के संगत जो वर्ग होता है वो माध्यिक वर्ग होता है ना, बारंबारता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर L होता है माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, C होता है माध्यिक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, F होता है माध्यिक वर्ग की बारंबारता और H होता है आपका वर्ग अंतराल यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माध्यिक वर्ग अंतराल। विशेष ध्यान देवे, माध्यिक वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, अब बात करें बहुलक की, तो बहुलक में भी आपके जो वर्गीकृत समूह आ जाए 0 से 10, 10 से 20 कुछ भी, तो उसके लिए भी बहुलक का फॉर्मूला होता है z का, L प्लस होता है F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। इस फॉर्मूले का उपयोग करना है और आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसके अंदर आपको मान पता होने चाहिए, L होता है जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता, उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जो सर्वाधिक बारंबारता होती है ना, जो सबसे बड़ी f का मान देखो सारणी में जहां सबसे बड़ा मान है उसके संगत का जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। अब F1 F0 F2 की बात करें, F1 होता है बहुलक वर्ग की, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को F1 कहते हैं। उससे पहले जो वर्ग है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता को हम क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, F0 कहते हैं। और F2 क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक बाद का जो वर्ग है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद का जो वर्ग है, ठीक बाद वर्ग की बारंबारता को, ठीक बाद की बारंबारता को हम F2 कहते हैं। और H की बात करें तो H क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल। H होता आपके बहुलक वर्ग अंतराल यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बस आपको ये पता होना चाहिए बहुलक वर्ग कौन सा है, जो इसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसके संगत वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं अंतिम चैप्टर प्रायिकता की, तो इसके अंदर आपको पता है प्रायिकता का मुख्य फॉर्मूला तो आप पता ही है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल परिणामों की संख्या का आप भाग दे देते हैं ना, कुल परिणामों की संख्या, तो प्रायिकता आ जाती है। ठीक है, तो प्रायिकता के अंदर आपके सिक्का पासा इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, उन पर कुछ विशेष पॉइंट की बात करें। सिक्के को जब आप एक बार उछालते हो तो प्राप्त कुल परिणाम चित्त और पट होते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछालो या एक ही सिक्के को दो बार उछालो तो चार परिणाम HH, HT, TH और TT ये होते हैं। और यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछालो या एक ही सिक्के को तीन बार उछालो तो 8 परिणाम है। पहले ट्रिपल H दे दो, फिर अंत में एक T लगा दो, HHT, फिर T को सेकंड पे लाओ, है ना, T को मध्य थर्ड नंबर पे सेकंड पे लाओ HTH, फिर T को फर्स्ट पे लाओ THH, है ना। अब तीनों ट्रिपल H माने वैसे ट्रिपल T मान लो, लास्ट वाले पर H लेकर आओ, फिर H को बीच में लाओ
फिर आप h को आगे लेकर आओ। टोटल आपके 8 परिणाम होंगे, यहाँ 4 थे और यहाँ पर 2 थे। ये सिक्के से संबंधित जो सवाल आए वहां आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना। पासा, पासे पर आप जानते हो 6 फलक होते हैं और सभी 6 फलकों पर 1 से लगाकर 6 तक की संख्या होती है। तो पासे को एक बार फेंकोगे तो 6 परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्या है। और एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे आपके पास है एक साथ फेंको तो क्या क्या परिणाम होते हैं? 36 परिणाम होते हैं, आप सभी को पता है। 1 1 1 2 1 3 इस तरह से, फिर 2 1 2 2 2 3 इस तरह से पूरे 36 परिणाम, अंत में 6 5 और अंत में 6 6। अब पूरे नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में बता दिया, 36 परिणाम होते हैं। 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, इस तरह से 36 परिणाम संभव होते हैं। ये विशेष आपको ध्यान देना है। ताश की बात करें तो ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश पर विशेष देखना, सवाल बड़े बनते हैं। ताश के अंदर कुल पत्ते आपको बोले कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। और इन 52 को भी 13 13 के 4 समूह में बांटा गया होता है, ठीक है। पहले इन 52 को 26 26 में बांट देता हूं, है ना। 26 जो पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं, 26 काले रंग के, और 26 जो है लाल रंग के पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 26 तो होते हैं काले रंग के और 26 होते हैं लाल रंग के। अब काले रंग 26 होते हैं, उनको भी 13 13 में मैं विभाजित करता हूं और 26 वालों को भी 13 13 के अंदर विभाजित करता हूं। तो 13 काले रंग के पत्ते कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें तो 13 के अंदर आते हैं काले हुकुम का पत्ता और काली चिड़ी का पत्ता। आ रही बात समझे? ये होते हैं। और 13 लाल के अंदर कौन से होते हैं? 13 एक तो होते हैं लाल पान के पत्ते और 13 होते हैं आपके लाल ईंट के पत्ते, इस टाइप से, ठीक है। ये होता है हुकुम, इसके नाम लिख देते हैं। ये होता है आपका हुकुम के पत्ता 13, ये सारे काले रंग के। ये होते हैं आपके चिड़ी के पत्ते, आरी बास में 13 पत्ते चिड़ी के, 13 होते हैं आपके लाल पान के पत्ते और 13 होते हैं लाल ईंट के पत्ते। ये जो है ना 13 हुकुम और 13 चिड़ी एक काले रंग के होते हैं और ये दो 13 लाल पान के और 13 लाल ईंट के होते हैं, ठीक है। ये 13 13 के 4 ग्रुप होते हैं, ये विशेष आपको ध्यान देने, ठीक है। 13 + 13 किया 26, 13 + 13 किया 26 और सारे को जोड़ा तो टोटल 52 पत्ते ताश में होते हैं। अब इन 13 में होते कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। 13 को जो सेट होता है उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, ठीक है। तो पहला पत्ता इक्का होता है, एस जिसे हम कहते हैं इक्के का पत्ता, पहले क्रम का पत्ता भी कहते हैं। इक्के के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की गिनती। उसके बाद आपके आते हैं के, फिर आते हैं क्यू और उसके बाद जे। के यानी होता है किंग, बादशाह, ये होता है आपके बादशाह का पत्ता। क्यू यानी बेगम का पत्ता और जे यानी आपके जोकर यानी गुलाम के पत्ते। ये आपके थोड़े होते हैं गुलाम, सॉरी जोकर नहीं, जैक यानी गुलाम, ठीक है। तो ये 13 का सेट होता, आप देख लो हर के 13 13 पत्ते ये वाले होते हैं। ये 13 पत्ते हुकुम के भी होंगे, 13 काली चिड़ी के भी, 13 लाल पान के भी, 13 लाल ईंट के भी पत्ते होते हैं। इसके अंदर आपको एक फेस कार्ड थोड़ा ध्यान रखना है। फेस कार्ड जिसे हम चेहरे वाले पत्ते भी कह सकते हैं। फेस यानी होता है चेहरा, चेहरे वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं? चेहरे वाले पत्ते जिन पर चेहरा बना होता है ना, पूरा चेहरे वाले पत्ते की बात करें तो आप ध्यान रखना ये जो समूह है ना के क्यू जेड है ना, के क्यू और जेड, ये यानी बादशाह बेगम और गुलाम के जो तीनों पत्ते होते हैं ना उन पर उनके क्या बने होते हैं? चेहरे भी बने होते हैं। तो 3 यहां होते हैं, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, क्योंकि इसका भी बादशाह बेगम गुलाम, इसका भी, तो 3 6 9 12। तो टोटल जो है फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। इस 12 के अंदर भी 6 बोलूं तो 6 होते हैं लाल फेस कार्ड और 6 होते हैं काले फेस कार्ड। आ रही बात समझे? ये भी आपको पता होना चाहिए। फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते, बादशाह बेगम और गुलाम के पत्ते, ठीक है। और एस का ध्यान रखना आपको, इक्का, बस ये आपको पता है ना, तो कहीं आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल 0 से 1 के बीच हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक घटना है और उसकी प्रायिकता P
P ऑफ A है, तो P ऑफ A का मान 0 और 0 से बड़ा या 1 से छोटा होता है। 0 कब होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, 0 आपके कब होता है, जब घटना कैसी हो, निश्चित असंभव। P ऑफ किसी घटना की प्रायिकता, मान लीजिए किसी कोई घटना E है, उसकी प्रायिकता 0 है, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो उसे क्या कहेंगे, निश्चित घटना, या जिसे हम अवश्य घटना भी कहते हैं, जो कि होना ही होना संभव है। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 से कम और 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम P ऑफ A बार या P ऑफ E बार, E यानी घटना, आप चाहे तो A की जगह E भी लिख सकते हैं। तो कोई घटना नहीं घटित होगी तो उस E के ऊपर या A के ऊपर बार लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। घटित नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, वो कैसे निकालते हैं, 1 में से घटित होने की प्रायिकता को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, P ऑफ A का अर्थ यहां क्या है, घटना A के घटित होने की प्रायिकता। ये जो P ऑफ A लिख रहा हूं ना मैं यहां, इसका मतलब है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और A बार P तो घटना A के घटित नहीं होने की प्रायिकता। उसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्रयोग हो, उसकी जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं, मूल घटनाएं हैं, उन सभी की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जैसे सिक्के को उछाला तो या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। अब दोनों की प्रायिकताओं जोड़ो, चित्त की प्रायिकता होती है 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2, दोनों को आप जोड़ोगे तो 1 आएगा। अगला, एक निश्चित या निर्धारित या अवश्य घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और यदि किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताएं बराबर हो तो वो परिणाम समप्रायिक किया जाता है। जैसे सिक्के की ही बात करते हैं, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, तो ये दोनों परिणाम आपस में आपके समप्रायिक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पूरे चैप्टर्स 15 की बात करी, केवल 11वां चैप्टर जो आपका रचना है, रचनाओं से संबंधित, वहां कोई प्रश्नावली, वो कोई शब्दावली सूत्र नहीं बनता, उस पर चर्चा नहीं की। उसके अतिरिक्त जितने भी चैप्टर्स है उनकी हमने डिटेल जो है व्याख्या जानी, मुख्य पॉइंट्स, फॉर्मूले, सूत्र जो भी हो सकते हैं, सब मैंने आपको इस वन शॉट वीडियो में अवेलेबल करवाया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को जो भी जरूरतमंद है उनको भी शेयर करना है, उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। इसके आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।